अब सोच लो आप 1.5 घंटे में हमें इंटरनेशनल फ़्लाइट का चेक इन प्रोसेस करना है। मतलब अभी तो एक एक मिनट इतना कीमती लग रहा है भाई, क्या बताऊँ। बस आज तक मैं इतना लेट कभी नहीं हुआ किसी भी फ़्लाइट के लिए। मतलब हमेशा मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है तो 3-3.5 घंटे पहले पहुँच जाता हूँ। आज देखो भाई लिटरली 20-25 मिनट है गेट बंद होने में। रिकॉर्ड है ये 18 मिनट में सिक्योरिटी चेक, इमिग्रेशन, कस्टम सब कुछ हो गया भाई। पैसिफिक ओशियन के ऊपर ही उड़ रहे हैं कहीं पे हम। लो जी लो, फाइनली पहुंच गए हैं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ भाई उल्टा चलता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में यहाँ पे ठंड होएगी। बड़ी है अपनी सुजुकी की स्विफ्ट भाई, देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया नंबर के साथ। देखो बारिश और धूप की वजह से रेनबो बन गया मस्त एकदम। 4 बजे, अभी 4 बजे ही अंधेरा अंधेरा सा फील हो रहा है। ये देखो भाई बालकनी से क्या नजारा आ रहा है भाई साहब, लाइटें ही लाइटें एकदम बिल्डिंग। ये था भाई अपना एयरबीएनबी है, देखो जस्ट यहीं से ट्रेन भी निकलती है, ट्रेन या मेट्रो जो भी है। तो चेकआउट कर दिया, चाबी रख दी है। अपने लगेज अब थोड़ा सा ले जाने में टेंशन है क्योंकि ये कुछ मीटर का पैच ना ऐसे रोडी वाला है, ये देखो। तो इस पे सूटकेस चलाने मुश्किल है, क्या करे भाई, करना पड़ेगा। जापान आए हो अगर आप तो ये मजदूरी तो करनी पड़ती है, पैदल चलने की और लगेज ढोने की, क्योंकि टैक्सी इतनी महंगी है। यहाँ से एयरपोर्ट की टैक्सी अराउंड जो कि 40-50 किलोमीटर है, नरीता एयरपोर्ट हमारे इस एयरबीएनबी से, पता है कितने की आ रही है? 28,000 येन की। ऑलमोस्ट भाई इंडिया के 18-19 हज़ार रुपये की। बताओ 50 किलोमीटर की टैक्सी 19 हज़ार, कोई बेवकूफ़ी लेगा। उससे बेटर तो भाई ट्रेन से चलते हैं, यहाँ से 1.5 घंटा लगेंगे। टोटल 2 ट्रेनें लेनी है, यहाँ से यूनो स्टेशन की, फिर यूनो से नरीटा एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की। और उसमें बहुत कम पैसे लगेंगे, कितने लगेंगे बताता हूँ। पहले अभी स्टेशन पहुँचूँ क्योंकि इन बैग्स के साथ व्लॉगिंग करना मुश्किल है। तो भाई पहली टिकट है 160 येन पर पर्सन, बाकी आगे। तो भाई जो ट्रेन चाहिए थी वो तो नहीं मिली, अब 6 बजे वाली मिली है। वैसे हमें चाहिए थी 5:30 वाली, बट 10 मिनट लेट हो गए हम। तो अब कोई नहीं, 1000 मतलब 1100 येन की एक टिकट थी और ये एक टिकट भाई 600 येन की पड़ी है। 2 टिकटें अपने को 1200 येन। तो अब देख लो आप, पहले 160 येन की टिकट वो थी और 600 येन ये है, यानी कि 760 येन में ऑलमोस्ट 400-450 रुपये में इंडिया के एक बंदा। और 2 भी जाओगे तो 900 रुपये में। 4 चले जाओगे, जैसे टैक्सी में 4 चले जाते पर लगेज नहीं आता ऑब्वियसली, फिर भी 4 चले जाते तो 1200 रुपये में आप चले जाते ट्रेन से एयरपोर्ट। तो टैक्सी कितने ले रही थी? 18,000 रुपये इंडिया के, बहुत ज़्यादा है। पहली बार देख रहा हूँ भाई ट्रेन में एंट्री करने से पहले टिकट चेक कर रहे हैं, कमाल ही हो गया। इस तरह की है भाई ट्रेन, देखो 11A है अपनी सीट नंबर। 6 बजे चलेगी, 7:03 पे पहुँचाएगी। तो 40 मिनट नहीं, 1 घंटा 3 मिनट की ट्रेन है ये, और 7 बजे पहुंचा रही है। अंदर जाते जाते 15-20 मिनट और लग जाएंगे एयरपोर्ट के, तो मतलब मोटा मोटा 7:20 लगा लो, अब 7:20 पे पहुंचेंगे। और अपनी फ़्लाइट है 8:45 की। तो हमारे पास कितनी देर है? 1 घंटा 20 मिनट है। और 1 घंटा पहले तो चेक इन काउंटर भी बंद हो जाएंगे क्योंकि ये पॉलिसी होती है हर उसकी। अब सोच लो आप 1.5 घंटे में हमें इंटरनेशनल फ़्लाइट का चेक इन प्रोसेस करना है। हालांकि ऑनलाइन चेक इन मैं कर चुका हूँ पहले ही, बट लगेज ड्रॉप करना, अगर वहाँ लाइन लगी होगी तो वो समस्या है। अब पता नहीं भाई फ़्लाइट पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे। 1 घंटे पहले तो समझ लो आप चेक इन काउंटर ही बंद हो जाएंगे, उसके बाद तो हम कुछ कर ही नहीं सकते अगर 1 घंटे से भी हुआ। बट होपफुली पहुंच जाएंगे 7 बजे। तो 7:20 पे एंटर भी कर लिया, तब भी 7:40 या 7:45 पे बंद होएगा काउंटर। हमारे पास 20 मिनट है, फटाफट से लगेज ड्रॉप करके फिर 1 घंटे में सिक्योरिटी चेक वगैरह तो हो ही जाएगा। भाई बहुत बड़ा पंगा हो गया, गलत ट्रेन की टिकट ले ली मशीन से, वहाँ पे लेनी थी नरीटा एयरपोर्ट, ले ली कोई और। अब फटाफट भागा हूँ, वो ट्रेन तो थी नहीं भाई, अब 6:20 की ट्रेन है। मुझे लग रहा है भाई अब तो फ्लाइट छूटने के 100% चांसेस है। फिर भी जा रहे हैं उम्मीद से कि लेट्स सी क्या होता है। 6:20 पे ये ट्रेन चलेगी, 7:15 पे तो पहुंचाएगी, वो भी टर्मिनल 2 पे पहुंचाएगी। वहाँ से भी ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा। शिट यार, फ्लाइट छूट गई तो बहुत फटका लग जाएगा। महंगी टिकटें थी वैसे ही बहुत ज़्यादा, और इसकी टिकट भाई 2,600 येन की है एक बंदे की। मैं तभी सोचूं उसकी इतनी सस्ती क्यों थी। सस्ती नहीं है भाई, महंगी है बहुत। भाई टिकट में अभी देखा 6:20 पे तो चल रही है, लेकिन पहुंचा 7:01 पे ही देगी। तो मैंने कहा था ना 40 मिनट की ट्रेन है, तो ये वाली है भाई। वो जो 1 घंटे वाली थी वो तो नरीता मेरे ख्याल सिटी है, वहाँ ले जा रही थी। हमने गलत टिकट ले लिया। अब ये एयरपोर्ट की है, तो चलो ठीक है भाई, टाइम तो सेम ही है ऑलमोस्ट पहुंचने का, जितना उसमें पहुंचते अगर हमारे हिसाब से। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि टर्मिनल 2 तक है ये ट्रेन, वहाँ से वो कह रही है टर्मिनल 3 वॉक करके जाना पड़ेगा या फिर बस चलती है। अब बस कितनी देर में चलती है हम पहुँचेंगे
खड़ी होगी नहीं खड़ी होगी, और वॉक करना तो कितने मिनट की वॉक है, वो सब थोड़ी टेंशन वाली बात है। बट फिलहाल चलो ठीक है, 7:01 पे पहुंच रहे हैं, जल्दी जल्दी करेंगे वेट वहाँ पे, मतलब टाइम पास नहीं करना ज़्यादा। लो भाई ये वाली जो आई है ना, ये है अपनी, 10 मिनट पहले आ गई ताकि हम चढ़ सके आराम से। ओ बुलेट ट्रेन जैसी है भाई ये तो, देखो स्काई लाइन, और डब्बा नंबर 5 है भाई। ये लोग देखना पहले ही चढ़ गए, सफाई नहीं हुई थी अभी यहाँ की ना। देखो भाई ये वाली ट्रेन ऐसी है कुछ, 2 सीटें इधर 2 इधर, ऊपर लगेज रखने का सामान है। और ये टर्मिनल 1 पे जाती है और फिर 2 पे, लिखा तो 2 3 दोनों है, बट 2 पे ही जाएगी, और वहाँ से पैदल जाना पड़ेगा या बस लेके। पिछली ट्रेन पे भाई ऑलरेडी बैठ चुके थे एकदम से ना। पहले जापानीज़ में अनाउंसमेंट चल रही थी, फिर ये इंग्लिश में बोलने लग गई ट्रेन के अंदर ही जो अनाउंसमेंट है, और बोलती कि ये नरीटा सिटी जा रही है, मतलब नरीटा जा रही है लेकिन एयरपोर्ट नहीं जा रही। अगर आपकी एयरपोर्ट की है तो कोई और ट्रेन में बैठो। तो एकदम से मेरी बत्ती चमकी, फिर मैंने किसी से पूछा यहाँ पे, उन्होंने ही बोला एयरपोर्ट नहीं जाएगी। फिर हम बाहर निकल गए। तो असल में हुआ क्या, टिकट चेक करने हमारी टिकट चेक करी, मैंने उससे पूछा भी कि एयरपोर्ट, उसे समझ नहीं आया होगा एयरपोर्ट का, तो उसने टिकट के हिसाब से तो कहा अंदर जाओ, क्योंकि टिकट तो ऑब्वियसली हमने उसी ट्रेन की ले रखी थी, बट हमें जाना वहाँ नहीं था जहाँ की वो टिकट थी। तो फिर ऊपर गया वापस, उस टिकट के रिफ़ंड लिए और नई टिकट ख़रीदी, और तब जाके अब फाइनली भाई जान में जाना ही है। फ्लाइट ना छूटे भाई, मोटा फटका लग जाएगा वरना। भाई ट्रेन ने तो बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचा दिया। बस अब यहाँ से टर्मिनल शटल बस लेनी है, लिखा है ना फ्री बस है, जो सीधा टर्मिनल 3 पे ले जाएगी 6 मिनट में। तो होपफुली पहुंच ही जाएंगे भाई। अब तो ये निकल गए भाई बाहर, और उन्होंने बताया 1 नंबर पे जाना है, जैसे 7 है ना 6 है, तो 1 नंबर पे जाना है, वहाँ से मिलेगी टर्मिनल 3 की बस। चलो भाई फटाफट पकड़ते, थक गए, बैग एक तो इतना भारी। फाइनली भाई लोग बस में बैठ गए हैं, अब ये जल्दी से चला ले, हमारे इंडिया की तरफ भरने में ना लगे रहे कि जब फुल बस भरेगी तभी निकालूंगा, वरना हमारी फ़्लाइट निकल लेगी भाई। चला दी भाई, चला दी टाइम से। 7:09 पे चल चुके हैं, 4-5-6 मिनट का रास्ता है, यानी 7:15 पहुंच जाएंगे। तो मोटा मोटा 25 से 30 मिनट है अपने पास चेक इन प्रोसेस करने का। होपफुली बस हो जाए सब टाइम पे। वो बोर्ड तो दिख रहा है, देखो टर्मिनल 3 का बोरा, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब पैदल भी आप जाते हैं ना 15 मिनट में पहुंच जाते, बट 15 मिनट बचाना ज़रूरी था अभी फ़िलहाल। पहुंचा दिया भाई, पहुंचा दिया, 5 मिनट लिए पूरे, और ये पहुंच गए भाई। ऊपर जा रहे हैं 2nd फ्लोर डिपार्चर पे। हाँ 7:15, मतलब अभी तो एक मिनट इतना कीमती लग रहा है भाई, क्या बताऊँ। बस आज तक मैं इतना लेट कभी नहीं हुआ किसी भी फ़्लाइट के लिए, मतलब हमेशा मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है तो 3-3.5 घंटे पहले पहुँच जाता हूँ। आज देखो भाई लिटरली 20-25 मिनट है गेट बंद होने में, मतलब बोर्डिंग चेक इन काउंटर। पहुंच गए भाई, पहुंच गए। ये रहा जी काउंटर पे करना है चेक इन, कोई नहीं है भाई, खाली हो गया। चलो भाई चलो, लगेज तो हो गया भाई, बोर्डिंग पास मिल चुका है। अब होपफुली कोई भी दिक्कत नहीं होगी, फिर भी अभी सिक्योरिटी और इमिग्रेशन करना है, कुछ नहीं कह सकते। चलो भाई इमिग्रेशन एंड कस्टम वगैरह सब कुछ क्लियर करके आ चुके हैं। 150E गेट नंबर है अपना, तो 151 दिखा रहे हैं, आगे होगा शायद। 7:33 हो रहे हैं एग्जैक्ट भाई, और देख लो कितनी जल्दी सब कुछ कर लिया। 7:01 पे हम वहाँ पे आए, फिर बस ली, 7:15 पे बस ने छोड़ा, और लिटरली भाई 18 मिनट में, जी हाँ भाई रिकॉर्ड है ये, 18 मिनट में सिक्योरिटी चेक, इमिग्रेशन, कस्टम सब कुछ हो गया भाई। भीड़ ही नहीं थी, खाली पड़ा था। सिक्योरिटी में कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी भाई, सब कुछ बैग के अंदर ही, लैपटॉप भी, मेरा फ़ोन वोन सब कुछ। जैसे इंडिया में तो भाई एक चीज़ एक्स्ट्रा ट्रे में निकलवाते हैं ना, यहाँ कुछ नहीं, बस पानी नहीं होना चाहिए। तो लिटरली भाई 15-20 सेकंड लगे, और इमिग्रेशन में भी कुछ नहीं पूछा, ना एयरलाइन वालों ने पूछा कुछ भी। ये है भाई हमारी फ़्लाइट 8:50 ब्रिस्बेन जेट स्टार की है, JQ10, और 150A गेट नंबर है। 7:34-35 हो रहे हैं, देख लो भाई। देखो यहाँ पे ना तो एयरलाइन वालों ने वीज़ा मांगा कि भाई वीज़ा दिखाओ आगे ऑस्ट्रेलिया का, ना ही उन्होंने रिटर्न टिकट मांगी कि ऑस्ट्रेलिया से अपनी इंडिया की दिखाओ या जहाँ भी आगे जा रहे हो। हमारे पास दोनों है भाई, वीज़ा भी है और आगे की टिकट भी है, जो कि हमारी ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड की कैपिटल सिटी ऑकलैंड की है। सॉरी कैपिटल की नहीं है, ऑकलैंड कैपिटल नहीं है, लगता है कई लोगों को, पर है नहीं। हाँ तो मेरे पास टिकट भी थी भाई, सब कुछ होटल बुकिंग वगैरह सब करवा रखी है मैंने तो, बट इन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, लिटरली कुछ भी नहीं। सेम ऐसी इमिग्रेशन में गए, इमिग्रेशन में भी कुछ नहीं मांगा, तो इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया। और टिकट की प्राइस की बात करें तो भाई यहाँ से ये जो टिकट पड़ी है अपने को 35,000 इंडियन रुपीज़ की पड़ी है एक बंदे की, जिसमें 20 किलो चेकड इन बैगेज मिला अपने को और 7 किलो कैबिन बैगेज मिला, प्लस भाई
9 घंटे समथिंग कुछ मिनट की है, 9 घंटे ही मान लो। तो यहाँ से 8:50 पे उड़ रही है और सुबह लगभग 7 बजे लैंड हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में 1 घंटे का टाइम डिफरेंस भी है। मतलब अभी हम जापान में 3.5 घंटे आगे चल रहे हैं इंडिया से, तो ऑस्ट्रेलिया में जाके 4.5 घंटे आगे हो जाएंगे। फ़्लाइट तो भाई मेरे को लग रहा है फुल ही है, इतने लोग बैठे हैं, सब हमारी फ़्लाइट के ही लोग हैं, तो भारी पड़ी है। बाकी भाई वीज़ा की बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो मैंने तो जब दिल्ली टू ऑस्ट्रेलिया वाली ट्रिप करी थी 2024 नवंबर या दिसंबर में वीज़ा लगवाया था और मुझे 3 साल का वीज़ा मिला था, तो जो कि 2026 यानी इसी साल के एंड तक वैलिड है अभी। तो मुझे तो वीज़ा की ज़रूरत थी नहीं एक्स्ट्रा लेने की, ऊपर से मल्टीपल एंट्री वीज़ा है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जो मेरी वाइफ है उनके लिए मैंने वीज़ा अप्लाई किया था और कुछ नहीं लगाया, बस अपना वीज़ा लगा दिया ऑस्ट्रेलिया का और एक स्पॉन्सरशिप लेटर लगा दिया कि मैं पूरी ट्रिप फंड कर रहा हूँ। तो उनका भी जो वीज़ा है मेरे ख्याल कितने 10 से 12 दिन के अंदर अंदर आ गया और 3 साल का मिल गया, यानी 2026 में मिला है 2029 तक। तो मेरा वीज़ा पहले एक्सपायर हो रहा है सोचो, और मल्टीपल एंट्री मिला है, तो सही है भाई। फ़ीस पता नहीं मैं भूल गया, 10-12 हज़ार रुपये थी शायद से। तो ये है वीज़ा का प्रोसेस, पूरा ई वीज़ा है, ये सब कुछ ऑनलाइन ही होता है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाने फिजिकल, सब कुछ ऑनलाइन ही अपलोड होगा, ऑनलाइन ही वीज़ा आएगा। पेपर वीज़ा होता है वो आप प्रिंट निकाल के ले आओ और अपना एयरपोर्ट पे दिखा सकते हो। तो चलो 10-15 मिनट में बोर्डिंग शुरू होने वाली है। बढ़िया भाई, फ़्लाइट का खर्च मतलब बच गए, वरना 35,000 रुपये का नुकसान हो जाता अगर फ़्लाइट छूट जाती है। चलो भाई बोर्डिंग हमारी भी शुरू हो गई है और ये 2 फ्लाइटों के लोग थे इतने सारे, इसका मतलब शायद फुल ना भी हो हमारी। ठूसा ठूस भरी पड़ी है पूरी फ़्लाइट। बट अपनी वो वाली ट्रिक मुझे लग रहा है फिर से काम आ गई है, कौन सी ट्रिक बताऊँगा, अभी 5-10 मिनट और वेट करना है। बाकी यहाँ पे डिस्प्ले दे रखी है भाई, क्योंकि 9-9.5 घंटे की फ़्लाइट है। यहाँ पे हेडफोन लगेगा, इधर USB चार्जिंग, एक ट्रे दे रखी है खाना वाना रखने के लिए यहाँ पर, और एक ही है लेग रूम, ठीक ठाक है जैसे नॉर्मली होता है। बाकी विंडो सीट मिल गई आज बड़े टाइम बाद मुझे, तो बाहर से नज़ारे, खैर रात को तो क्या ही दिखाऊंगा, थोड़ी देर में तो विंडो शेड बंद ही करके सोना ही है भाई। देखो ईयरफोन दे गए ये छोटे से जो यहाँ से कनेक्ट होंगे। अब पता नहीं इसमें कुछ होगी कि नहीं होगी अच्छी मूवी, खैर ले लिया मैंने, फिर भी पूछ रहे थे लेना है कि नहीं, मैंने कहा दे दो भाई, कुछ मिल गया अच्छा देखने के लिए तो देख ही लेंगे। 9 घंटे कभी कभी मुझे नींद आती नहीं है। लेट्स सी भाई मूवीज़ में क्या है, ज़्यादा तो इंग्लिश ही मूवीज़ होंगी भाई, हिंदी तो मुझे लग नहीं रहा देंगे शायद से, देख लेंगे कुछ अच्छी होगी तो इंग्लिश में। भाई मेरे ख्याल से ट्रिक वर्क कर गई है, क्योंकि बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब कोई भी नहीं आ रहा। फ़्लाइट हालांकि भाई पूरी ठसाठस भरी हुई है, फिर भी जो हमारी तीसरी वाली सीट है ना वो खाली है। और वो क्यों है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन वेब चेक इन करते हैं ना तो उस वक्त ऑफ़र होता है कि कुछ कुछ सीटें ना आपके लिए फ्री होती है चूज़ करना। तो मैं क्या करता हूँ ना, अगर 3 सीटें हैं ना तो मैं एक विंडो सीट एक आयल सीट, ये 2 सीटें ले लेता हूँ और बीच वाली नहीं लेता। तो इससे क्या होता है ना कि भाई जब भी कोई बंदा अपने लिए सीट चूज़ कर रहा होता है तो वो कभी भी बीच वाली सीट चूज़ नहीं करता। अगर वो 2 लोग हैं तो ऑब्वियसली भाई हमेशा हर कोई साथ साथ ही देखेगा सीट, और कोई सोलो भी आ रहा है तो वो मिडिल सीट कभी चूज़ नहीं करेगा अगर उसको ऑप्शन दिया जाएगा। तो इस केस में भाई 90% टाइम जो है वो एक सीट खाली मिल ही जाती है अपने को। तो आज भी वही हुआ भाई, तो 90% ये ट्रिक वर्क करती है। आप भी यही करना, अगर 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो एक विंडो बुक करा करो और एक आयल सीट, बीच वाली ज़्यादातर होगा खाली ही मिलेगी मज़े से, तो अब सो भी सकते हैं यहाँ पे आराम से, मतलब एक बंदा तो सो ही सकता है, दूसरा बैठा रहेगा। और अगर मान लो किसी ने मिडल सीट बुक कर भी ली तो उस केस में भी भाई आप जब वो बंदा आए तो उसे बोलो कि आप आयल ले लो और हमें मिडल दे दो, बंदा मना करेगा ही नहीं कभी भी, तो आप दोनों वैसे भी साथ बैठ ही जाओगे, है ना। फ्री में भाई मस्त मज़ेदार, 2 की पेमेंट में 3 सीटें हड़पा ली हमने, वो भी लीगली। लो भाई फ्लाइट हिलना शुरू हो चुकी है, यानी कि बोर्डिंग कंप्लीट हो गई है भाई, अपनी हो गई सीट, मज़े आ गए। तो भाई यहाँ पे फ़्लाइट में फ्री तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़रीदना ही पड़ता है। तो एक ये वेज सैंडविच ले लिया है और एक कोक लिया है और एक एप्पल जूस लिया है। कोक और जो एप्पल जूस है 5-5 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की एक है। और ये मैंने मील शायद से ना बुक करी थी फ़्लाइट के वक्त पे ही, तो उस वक्त जहाँ तक मुझे याद है पैसे तो नहीं लगे थे, फ्री ही था ये, क्योंकि हमारी इकोनॉमी से थोड़ी ऊपर वाली टिकट थी ये लगेज के लिए ना। जो इकोनॉमी बेसिक थी उसमें लगेज नहीं था साथ में, लेकिन इस वाली में हमें लगेज मिला 20 किलो। तो ये सैंडविच तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ये 5-5 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की लेनी पड़ी, यानी कि इंडिया के लगभग 250-300 रुपये की एक है। और अभी देखेंगे तो भाई जापान के 11:30 बज चुके हैं और 7 घंटे की फ़्लाइट और है। ये देखो पैसिफिक ओशियन के ऊपर ही उड़ रहे हैं कहीं पे हम, तो वही सुबह पहुंचेगी भाई 6:55 पे, आराम से सोएंगे अब थोड़ी देर।
जी लो फाइनली पहुंच गए हैं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल टाइम पे ही है फ़्लाइट, हालांकि उड़ी 30-40 मिनट लेट थी लेकिन पहुंचा टाइम पे दिया। चलो जी भाई, इमिग्रेशन कस्टम सब कुछ क्लियर हो गया है। इमिग्रेशन में तो लिटरली भाई एक सवाल तक नहीं पूछा, बस पासपोर्ट स्कैन किया, ऑटोमेटिक इनके पास आ जाती होगी वीज़ा की डिटेल्स, और उसके बाद मतलब कुछ भी नहीं पूछा। रिटर्न टिकट दिखाओ, होटल बुकिंग दिखाओ, कितने दिन हो, क्या कर रहे हो, बस पासपोर्ट लिया और उसके बाद काम हो गया। ना कोई स्टैम्प वैम्प कुछ भी नहीं मारा, सब कुछ डिजिटलाइज कर दिया है यहाँ पे ना। तो ये सीन है। उसके बाद इनका कस्टम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ना बायोडाइवर्सिटी लॉ जो है ना वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है कि आप बाहर से कुछ भी खाने पीने की चीज़ें नहीं ला सकते, कुछ भी मीट प्रोडक्ट्स नहीं ला सकते, और मिट्टी नहीं होनी चाहिए बीच वगैरह की आपके जूतों पे। अगर है तो डिक्लेयर करना पड़ता है, कस्टम फॉर्म होता है। तो हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। हमारे पास जो नमक मसाले वगैरह थे वो भी हम फेंक के आए थे जापान में ही, है ना, क्यों फालतू में पंगा लेना, है ना। तो हमने जो डिक्लेरेशन था उसमें सब में नो 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 कर दिया। उसके बाद कस्टम पे गए, उन्होंने देखा डिक्लेरेशन और सीधा भेज दिया, कोई बैग की चेकिंग वैकिंग नहीं करी। पिछली बार भी नहीं करी थी जहाँ तक मुझे याद है, पता नहीं मेरे ख्याल करी थी या नहीं करी थी, याद नहीं है, वीडियो में होगा। लेकिन यहाँ पे हमारी बैग की चेकिंग नहीं हुई। तो मैं ये बाहर वाले एरिया में आ गया। यहाँ पे सारे कार रेंटल के स्टोर लगे हुए हैं देखो, तो इनमें से किसी एक से अपनी गाड़ी पिक करनी है। और इस तरह का एयरपोर्ट है भाई बाहर का। अंदर तो अलाउड ही नहीं था भाई फ़ोन वोन से शूट करना कुछ भी कस्टम के पास। तो देखता हूँ मैं अपनी बुकिंग चेक करता हूँ किस कंपनी से करी थी, मैं तो भूल भी गया। 3 दिन के लिए करी है, क्योंकि यहाँ से ना हमें गोल्ड कोस्ट जाना है। मेरी बहन रहती है वहाँ पे, बुआ की बेटी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पर जाएंगे, आसपास ही एयरबीएनबी या होटल ले लेंगे। और आज का दिन है यहाँ पे पूरा, कल का दिन है पूरा। कल तो शायद ब्रिस्बेन ही आएंगे घूमने, यहाँ से 1 घंटा दूर है गोल्ड कोस्ट। तो आज गोल्ड कोस्ट जा रहे हैं, वहाँ रुकेंगे। कल वापस ब्रिस्बेन घूम फिर के वापस चले जाएंगे वहीं गोल्ड कोस्ट में। परसों का भी दिन भी है पूरा गोल्ड कोस्ट में ही, और परसों रात की फ़्लाइट है अपनी आगे ओकलैंड की, न्यूजीलैंड। तो 3 दिन ही है पूरे पूरे देखा जाए, और 2 रातें हैं। तो हो जाएगा एक्सप्लोर, एक ही सिटी है मतलब ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट, ज़्यादा फ़र्क है नहीं। तो जो जो घुमाने की चीज़ें होगी वो आपको दिख जाएगी इस वीडियो में या अगली वीडियो में। तो भाई कार रेंटल वालों से बात हो गई है। एक्चुअल में उनका ऑफिस ना अंदर नहीं है, तो यहाँ पे शटल बस लेने आएगी अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट। थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर दूर होगा शायद उनका ऑफिस, क्योंकि सस्ता पड़ता है भाई। एयरपोर्ट के अंदर अगर ये ऑफिस लेते हैं तो महंगा पड़ता है इन्हें। और ये देखो भाई, यस करके सिम कार्ड वगैरह मिल रही है, बट हम क्योंकि 3 दिन के लिए है तो मैं सिम ले नहीं रहा हूँ, अपनी इंडियन सिम चल जाएगी। वैसे प्राइस देख लो, $39 पर मंथ, 200 GB, स्टूडेंट डील है। अच्छा, स्टूडेंट्स बहुत आते हैं ना, मैंने बताया आपको ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पे। मेरी जो सिस्टर है वो भी गोल्ड कोस्ट पढ़ने ही आई हुई थी, तो उन्होंने बताया भाई चलते जाओ, टर्मिनल के एंड पे जाकर बाहर खड़े हो जाना, मिनी बस आ जाएगी 5-10 मिनट में, उसमें बैठ के आ जाना। तो छोटा सा ही एयरपोर्ट है यहाँ का। तो ये इंटरनेशनल वाला है क्योंकि हम जापान से आए हैं, ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। मेलबर्न सिडनी का इससे बड़ा है भाई मेरे हिसाब से तो। पर इंडियंस बहुत है यार यहाँ पे, भरे पड़े हैं इंडियंस। मेनली तो वही है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स हो गए, या फिर जो लोग ऑब्वियसली यहाँ पे काम वगैरह करते होंगे। तो ये कॉफ़ी क्लब करके है जगह, इसी के आगे बताया कि बाहर निकलना है और रैंप से डाउन लेना है। जब हम जो है जापान लैंड हुए तो उस वक्त काफ़ी ठंड थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, 18-19 दिन थे हम वहाँ पे, तो गर्मी का सीज़न आ गया था। ये जून जुलाई थोड़ा गर्म ही रहता है जापान में, टोक्यो वगैरह में ना। बट यहाँ भाई उल्टा चलता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में यहाँ पे ठंड होएगी बाहर निकल के। हाँ इतनी नहीं है यार, मेरे ख्याल होगा 20-22 डिग्री यहाँ पे। इतनी तो नहीं है ठंड भाई जितना एक्सपेक्ट किया था मैंने, मुझे लगा काफ़ी ठंड होएगी। न्यूजीलैंड में तो होएगी मेरे हिसाब से ठंड भाई, क्योंकि वहाँ का वेदर तो बिल्कुल उल्टा ही चलता है इंडिया से। जब इंडिया में पीक गर्मी होती है, वहाँ पीक ठंड पड़ रही होती है भाई। यहाँ नहीं है लेकिन उतनी ठंड। मैं तो फालतू में हुडी पहन ली, टी शर्ट में भी कंफर्टेबल ही रहता। चलो कोई नहीं भाई, बोला तो यहीं पे है कि वेट करना, ब्लैक या येलो कलर की गाड़ी आएगी, ईस्ट कोस्ट रेंटल लिखा होगा। अब ये तो नहीं लग रही मुझे, इसमें लिखा नहीं कहीं भी। वेट करते हैं। ये देखो बस वगैरह भी चलती है यहाँ से मेरे ख्याल सिटी सेंटर ले जाने के लिए। बट भाई जापान में इतना पैदल चल लिए, इतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लिया, अब तो भैया कान पकड़ लिए, 1-2 साल पैदल नहीं चला जाएगा। रोज़ के 15,000-16,000 स्टेप ले रहे थे हम वहाँ पे, प्लस ट्रेनों में घूमना, बसों में घूमना। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, यहाँ पे भाई गाड़ी है अपने पास, और न्यूजीलैंड में तो कुछ और तड़कता भड़कता है जो आप देखोगे जल्दी। मज़ा आने वाला है। न्यूजीलैंड 15 दिन का, 16 दिन का ट्रिप है टोटल। 16 भी को 17 दिन हो गए, जिस दिन लैंड कर रहे हैं उसको मिला के 17 दिन का ट्रिप। तो मज़े आ जाएंगे अच्छे से। न्यूजीलैंड के दोनों आइलैंड, नॉर्थ और साउथ आइलैंड घूमेंगे। लेकिन अभी फोकस रखते हैं इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया पर। वो आ गई भाई सामने, वहाँ जाना पड़ेगा अपने को, ईस्ट कोस्ट कार रेंटल। चलो भाई बैठ गए, आस पास ही होगा, चलते हैं। लो जी लो पहुँच गए भाई, काफ़ी दूर था, मुझे तो लगा पास होगा।
तो चलो भाई फॉर्मेलिटीज़ निपटाते, बताता हूँ कितना रुपए लगे अपने को, कौन सी गाड़ी ली है। और लाइसेंस यहाँ पे इंडियन चल जाता है, इंटरनेशनल होना ज़रूरी नहीं है। चलो भाई प्रोसेस सारा हो गया, जैसे कि मैंने कहा था इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंडियन लाइसेंस ही चल जाता है, क्योंकि अपना इंडियन लाइसेंस इंग्लिश में होता है। अगर आपका किसी स्टेट में इंग्लिश में नहीं है तो आपको इंटरनेशनल लेकर आना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड दोनों में। अगर इंग्लिश में है, जैसे हरियाणा का हूँ मैं, दिल्ली में भी इंग्लिश में ही मिलता है, बाकी स्टेट्स का मुझे पता नहीं है। तो मैंने जो गाड़ी ली है भाई यहाँ पर, वो ली है सुजुकी की स्विफ्ट। जी हाँ भाई, यहाँ भी स्विफ्ट चलती है। और ये मुझे पड़ी है 3 दिन के लिए, यानी कि आज ले रहा हूँ मैं, आज का पूरा दिन, कल का पूरा दिन और परसों का भी पूरा दिन रात को मैं दूंगा। और मुझे सिर्फ पता है कितनी की पड़ी है भाई, 84 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 60-65 रुपये का चल रहा होगा डॉलर, आप लगा लो। तो 5,000 रुपये में 3 दिन की गाड़ी मिल गई भाई। ऊपर से मैंने $20 का वो भी ले लिया, इंश्योरेंस फुल वाला। तो मोटा मोटा 6,000 6,500 रुपये में फुली इंश्योर्ड गाड़ी मिल गई। कुछ भी ठुकती वुकती है तो जो भी मैं यहाँ पे अमाउंट पे करूँगा वो मुझे कंपनी जिनसे मैंने इंश्योरेंस लिया वो रिफ़ंड कर देंगे पूरा का पूरा। तो सेफ्टी है अपने माइंड में, मतलब पूरी की टेंशन फ्री चला सकते हैं। तो चलो भाई गाड़ी में रखते हैं सामान और निकलते हैं यहाँ से गोल्ड कोस्ट। ये देखो भाई, ये hyundai की भी गाड़ी है, काफ़ी सारी है, टोयोटा भी है, इधर देखोगे बड़ी है अपनी सुजुकी की स्विफ्ट भाई, देख रहे हो, ऑस्ट्रेलियन नंबर के साथ, I1ZU8ZF विक्टोरिया द एजुकेशन स्टेट। अच्छा भाई साहब, एजुकेशन स्टेट का नाम दे दिया इनको। चलो जी, तो ब्रांड न्यू गाड़ी लग रही है। एक बार सारी फ़ोटो वीडियो ले लेता हूँ गाड़ी की अच्छे से, पहले लगेज रख लेते हैं ज़रा, डिक्की में आ ही जाएगा भाई। डिक्की में तो 2 ही सूटकेस आ पाए, एक छोटा एक बड़ा, बस स्विफ्ट की डिक्की इतनी सी है छोटी सी। बाकी कोई नहीं, हम 2 ही लोग हैं भाई, तो पीछे वाली सीट पे लगेज रख देंगे, बाकी का कोई दिक्कत नहीं होगी। और भाई देख रहे हो शीशे भी जेट ब्लैक करवा रखे हैं, जेट ब्लैक तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है अंदर का, बट यहाँ अलाउड होगा। चलो एक बार वीडियो ले लूँ बस चारों तरफ से, कि कोई स्क्रैचेस वगैरह हो तो कम से कम अभी पता चल जाए, बाद में फिर लफड़ा नहीं होना चाहिए दूसरे देश में, क्योंकि फ़्लाइट होती है जल्दबाजी में, हम तो छोड़ जाते हैं। फिर ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं ना, जैसे 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिया इन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट क्रेडिट कार्ड से, यानी कि इंडिया के 60-65 हज़ार रुपये की वो लिया सिक्योरिटी, तो उसमें से काट लेते हैं फिर ये। उससे बेटर है भाई अपना पहले ही अच्छे से वीडियो वगैरह बना लो, ताकि बाद में नाम लगे ही ना कुछ भी। ठीक है भाई, गाड़ी तो नई सी लग रही है, कुछ दिक्कत है सच लग नहीं रही मुझे। एक बार किलोमीटर और देख लेते हैं, वैसे तो अनलिमिटेड किलोमीटर है मेरे इसमें जो मैंने लिया पैकेज, बट स्टिल चेक करने में क्या है। इस तरह से भाई चाबी लगानी पड़ेगी, है हालांकि ऑटोमेटिक गाड़ी। भाई ये चली हुई है 72,166 किलोमीटर, अच्छी खासी चली हुई है मेरे ख्याल। मेंटेन इन्होंने पेंट वेंट करवाते रहते होंगे टाइम से। तो अंदर से ऐसी है भाई, देख लो ऑस्ट्रेलिया में जो स्विफ्ट आती है, इंडिया में तो बड़ी फेमस है। इस तरह का एसी लगा हुआ है, ये स्क्रीन लगा रखी है, ये भी पता नहीं भाई अपना आफ्टर मार्केट है या फिर साथ आती है। विंडो चारों अपने को ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, ORVM मिल जाते हैं कंट्रोल वाले, बाकी ऑटोमेटिक है जैसे कि मैंने बताया। और भाई यहाँ से जो गोल्ड कोस्ट का रास्ता है वो देख लो, 77 किलोमीटर है, 1 आवर लगेंगे पूरे। और भाई इन्होंने ना कोई भी फोटो वीडियो नहीं ली गाड़ी की, क्यों नहीं ली, इनके पास है भाई सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम। तो ये कह रहे हैं कि ये जो आर्च सा बना हुआ है ना येलो कलर का, इसमें से गाड़ी निकाल के ले जानी है। और भाई ये आर्च गाड़ी की 20-25 फोटोज ले लेगा, आगे पीछे इधर उधर लेफ्ट राइट हर जगह से, कि कोई स्क्रैचेस वगैरह जो भी होंगी। फिर ये सारी फोटोज हमें ईमेल पे शेयर भी कर देते हैं, जब आपने पिकअप करी है तो इस कंडीशन में करी है। तो मैंने भी ले लिया वैसे तो वीडियो, बट देख रहे हो भाई साहब, मैंने तो पहली बार देखा किसी कंट्री में ऐसा सिस्टम, कि इसी में भाई निकलते ही इतने सारे कैमरे लगे हैं कि हर जगह से फ़ोटो हो जाएगी। चलो भाई चले, रूल्स पूरे इंडिया वाले ही है, स्टीयरिंग व्हील राइट साइड में ही है, ड्राइविंग भी अपने को इंडिया के हिसाब से ही करना है, ओवरटेक भी इंडिया के हिसाब से ही करना है, तो ऐसा सच कोई दिक्कत आने नहीं वाली। बट फिर भी थोड़ा संभाल के चलाएंगे भाई, नए देश में एकदम से आते ही थोड़ा तो होता ही है। काफ़ी दिनों से इंडिया की आदत पड़ी हुई है, क्योंकि अब यहाँ पे एकदम से समझ रहे हो ना, लोगों का चलाने का पैटर्न बदल जाता है। चलो भाई चलो निकलते हैं उस गेट से, और यहीं पे हमें गाड़ी ड्रॉप भी करने आना है, फिर यहीं से ये एयरपोर्ट पे ले जाएंगे शटल बस में। तो मैं एक बार ना लोकेशन भी भेज दूँ अपने आप को यहाँ से व्हाट्सएप पे। देख रहे हो भाई लाइटें लूइटें जल गई यहाँ, तो सब मस्त एकदम, तो सारी फ़ोटो वीडियो हो जाएगी भाई। चलो जी लेट्स गो भाई, निकलते हैं। पिछली बार जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था भाई, मैंने एक बार टेस्ला भी ली थी, एक आईसुजू की पिकअप ट्रक तो नहीं था वो, बड़ी SUV थी। तो चलाई तो हुई है मैंने 20-22 दिन ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी, दिक्कत हुई नहीं थी ऐसा। और वैसे भी ना ऑस्ट्रेलिया खाली खाली सा है बड़ा, मतलब इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा आपको सड़कों पे, चौड़ी चौड़ी सड़कें है, गाड़ियाँ कम है, तो इतनी दिक्कत होती नहीं है। अब भाई जो बंदा आप सोचो दिल्ली में चांदनी चौक जैसी जगह पे चला सकता है, मुझे लगता है वो दुनिया के किसी भी देश में ड्राइव कर सकता है।
एक साउथ कोरिया को छोड़ के, क्योंकि साउथ कोरिया में भाई इतना कन्फ्यूजिंग है, दिमाग खराब हो गया था वहाँ। तो पहले 1-2 दिन मैं सोच रहा था भाई गलती तो नहीं कर दी मैंने गाड़ी रेंट पे लेके, इतनी भाई कन्फ्यूजिंग सड़कें हैं वहाँ की, और गूगल मैप भी नहीं चलता ढंग से। तो बाकी उसके अलावा भाई कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आती इतनी। भाई पूरे रास्ते बारिश आती रही और बस पहुंचने ही वाले हैं, 5 मिनट का रास्ता दिखा रहा है यहाँ से, जो लोकेशन भेजी है मेरी बहन ने। अभी फ़िलहाल उसी के घर जा रहे हैं, फिर देखते हैं वहाँ पे क्या जुगाड़ है। अपना एयरबीएनबी मतलब होटल तो बुक भी है, उसी हिसाब से फिर जब भी चेक इन टाइम होगा अपना पहुँच जाएंगे वहाँ, क्योंकि अभी भाई 9:45 हुआ है और इतनी जल्दी तो सुबह कोई भी होटल चेक इन देता नहीं है, आपको पता ही होगा। तो इसी चक्कर में बस अब ये लेफ़्ट कट लेने को दिखा रहा है यहाँ से भाई 800 मीटर पे। अच्छे रोड थे, मतलब 80 किलोमीटर का पूरा हाईवे एक्सप्रेसवे जो बोलना चाहो आप, और अराउंड भाई कितने 100-110 की स्पीड लिमिट थी मेजॉरिटी जगहों पे, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं हुई। बस बारिश की वजह से थोड़ा सा वो हो गया। चलो भाई पहुंच गए हैं, जरा अंदर जाते हैं, अब जरा थोड़ा रेस्ट करेंगे, बहुत थकान हो गई। फ्लाइट भाई 9-10 घंटे की, और वो भी इकोनॉमी क्लास हो तो नींद तो नहीं होती पूरी, आंखों से दिख ही रहा होगा, तो नींद भी पूरी करेंगे। आज का दिन वैसे भी रेस्ट डे ही है, मेरे को थोड़े बाल वाल कटवाने हैं, बियर्ड ट्रिम करवानी है। कल के दिन ब्रिस्बेन घूमेंगे, परसों गोल्ड कोस्ट घूम के अपना कट लेंगे न्यूजीलैंड। तो भाई यहाँ पे स्ट्रीट पार्किंग ही है, यहीं पे लगा दी है, मेरी वैन बता रही है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिडेंशियल एरिया है, रोड उधर है और इससे इधर इधर अपना पार्किंग एरिया पूरा। मैंने सुना चोरी बहुत होने लगी है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, तो जो लैपटॉप वगैरह का बैग है वो निकाल लिया, अभी लगेज अंदर ही पड़ा है, बड़े वाले सूट की जरूरत नहीं है। भाई इतने दिन बाद ये वाली दाल देखने को मिली है, और यहाँ पे बासमती चावल, साथ में देसी घी और अचार। तो भाई 4-4.5 घंटे नींद भी पूरी कर ली, और मेरी बहन जरा आना नहीं चाहती वीडियो में, मना कर रही है, तो मैं दिखाऊंगा नहीं। फिलहाल अभी खाना खाते हैं भाई, और उसके बाद चलेंगे चेक इन करना है अपना जाके, और कल एक्सप्लोर करेंगे, आज तो नहीं, आज बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। अभी बाकी थोड़ा सा गोल्ड कोस्ट और ऑस्ट्रेलिया एज ए स्टूडेंट आना जाना, यहाँ पे काम करना, उसके रिगार्डिंग वीडियो आपको मिलेगी, लेकिन ये नहीं, इससे अगली वाली मिलेगी, और इसी में थोड़ा सा टूर भी दे दूँगा, क्योंकि ये शेयर्ड घर है, मतलब जो मेरी बहन है उसके पास एक ही कमरा है यहाँ पे, बाकी 4-5 कमरे हैं, सब लोग शेयरिंग पे रहते हैं। तो इसी वजह से अभी आज तो नहीं, परसों शायद से मौका मिलेगा तो दूंगा आपको टूर। बाकी इनका पीछे बैक यार्ड है भाई, देखना हर घर के पीछे कितने बड़े बड़े बैक यार्ड है, प्रॉपर भाई घास वास लगी हुई है, ये देखो स्पेस तो बहुत है नो डाउट भाई। इधर भी देखो कि बैठने का बना हुआ है, इधर फ्रिज भी है। तो मैंने सोचा चलो आए, मौसम भी अच्छा सा हो रहा है, बारिश आने से पहले एक बार ना अपना ड्रोन उड़ा लेते हैं, क्योंकि अभी इस ड्रोन की टेस्टिंग भी नहीं हुई एक बार भी, और थोड़ा सा ये एरिया भी मुझे सुंदर सा लग रहा है। मैंने कहा ऊपर उड़ा के देखते हैं, अगर उसमें वार्निंग आई कुछ भी एयरपोर्ट से रिगार्डिंग तो फिर नहीं उड़ा पाऊंगा। वैसे मेरे को लग नहीं रहा आसपास एयरपोर्ट होगा यहाँ पर, तो फिर सेफ टू फ्लाई है। तो भाई आई होप आपको ड्रोन शॉट अच्छे लगे होंगे, काफ़ी सुंदर एरिया, आसपास के जितने नज़ारे थे लेने की कोशिश करी, और इस ड्रोन में 1 इंच सेंसर आता है, जिसकी वजह से भाई क्वालिटी भी ना एक नंबर की आ रही है। तो चलो फटाफट चलते हैं, बारिश आने वाली है लग रहा है। चेक इन का प्रोसेस भी उन्होंने बड़ा लंबा छोड़ा दिया, पहले किसी दुकान पे जाना है, उस दुकान पे एक लॉकर लगा हुआ है, लॉकर से चाबी निकालनी है, फिर वहाँ से ड्राइव करके जाना है अपने अपार्टमेंट में, वहाँ पे पार्किंग ढूंढनी है, पार्किंग के बाद फिर जाके रूम में चेक इन करना है। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट ठीक है, चलो फ्री पार्किंग मिल गई अपने को, और क्या चाहिए। भाई सब सही में आसपास का एरिया काफ़ी सुंदर है, और ये देखो बारिश और धूप की वजह से रेनबो बन गया मस्त एकदम। और इधर से भी देखो भाई 4 बजे, अभी 4 बजे ही अंधेरा सा फील हो रहा है। बाकी ये खड़ी गाड़ी भाई, चलते हैं यहाँ से, पास ही है, 10-15 मिनट दूर ही है एयरबीएनबी। जो मेन एरिया ना यहाँ का बीच एरिया, क्या सर्फर्स बोलते हैं ना, सर्फर्स करके एक एरिया, वहीं पे ये एयरबीएनबी लिया, तो घूमने फिरने के बीचेस वगैरह भी आसपास ही है सब। गाड़ियाँ देखो भाई लोग कैसे खड़ी करते हैं, बिल्कुल रैंप पे चढ़ा के घर के। भाई बस पहुंचने ही वाले हैं, ये जो आप आगे स्काईलाइन देख रहे हो ये पूरी समुद्र के पास में ही है, और भाई इतने ज़्यादा काले बादल हो रखे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे तंफ चाच आने वाले हो हैरी पॉटर वाले, पूरा काला काला हो गया आसमान,
और 5:17 हुआ है भाई, गुप अंधेरा होने वाला है जस्ट 5-10 मिनट में, आप समझ लो सनसेट तो हो ही चुका है। तो वही है, यहाँ पे सर्दियाँ चल रही है ना, दिन की डे लाइट काफ़ी कम मिला करेगी, तो थोड़ा वही है 9-10 बजे जल्दी निकल के एक्सप्लोर करना पड़ेगा, वरना अंधेरे के बाद तो फिर होगा ही नहीं कुछ। तो भाई इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इस वाली दुकान पे जो है ना माई लोकल स्टोर, इसके अंदर अंदर क्या ये बाहरी लॉकर से बने हैं, इसमें अपना कोड दे दिया उन्होंने, वो कोड डाल के चाबी निकालनी है। फिर अपार्टमेंट की बिल्डिंग जैसे ये लिखी है ना मंत्रा, ऐसी अपना है रूबी करके अपार्टमेंट, ये देखो बिल्डिंगें बनी है, तो पास पास ही है कहीं 1-1.5 किलोमीटर। तो भाई इस तरह का की कार्ड मिल गया जो ऑब्वियसली डोर पे टैप करके अपना दरवाजा खुल जाएगा। और अपार्टमेंट अपने ये रूबी गोल्ड कोस्ट बाय CLLIX यहाँ से है, वो पास ही है, 900 मीटर है, 5 मिनट का बस। एक तो भाई यहाँ ड्राइव करते टाइम फ़ोन हाथ में होने पे बहुत हैवी फाइन्स है, एक बार मैं भुगत भी चुका हूँ, जब पिछली बार ऑस्ट्रेलिया आया था टेस्ला ली थी, तो इस बार मैं रिस्क नहीं लूँगा भाई, तो कम ही शूट कर रहा हूँ रोड पे, बीच में चलते चलते ज़्यादा रुकता हूँ कहीं पे तभी दिखाता हूँ आपको। कल गोप्रो सेट कर लेंगे आगे विंडशील्ड पे, तो उससे शूट हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पे एक रूल क्या है, ये जो रोड पे लिखा है ना कीप क्लियर, कीप दिख रहा होगा आपको, क्लियर नहीं, तो बेसिकली क्या है, मैं चाहता तो इस गाड़ी के पीछे जा सकता था, बट अगर मैं इस कीप क्लियर वाले लाइन में घुस जाता तो ये जो लेफ्ट बिल्डिंग से गाड़ियाँ निकल रही है पार्किंग से, ये भी बेचारी निकल नहीं पाती, तो इसलिए ये बना रखा है कि इससे भाई इधर इधर रहो या उस तरफ रहो, ताकि ये बीच का रास्ता क्लियर रहे। भले ही आपकी रेड लाइट है तो आप वेट करो, अब जैसे ग्रीन हो गई तो अब मैं जा सकता हूँ उनके पीछे और आगे ले लूँगा राइट। तो भाई पहुँच गए, यही है द रूबी अपार्टमेंट, इस तरह की बिल्डिंग है। अब देखते हैं इसकी पार्किंग, बेसमेंट B2 पे जाना है अपने को। मिल गई जी, मिल गई, पार्किंग मिल गई अपनी, मस्त एकदम खाली खाली पड़ी है, और 24वें फ्लोर पे अपार्टमेंट है अपना, काफ़ी ऊंचा है ना। ये है भाई लॉबी, और ये है अपना अपार्टमेंट 2401। अपार्टमेंट होटल कुछ भी मान लो आप, इसे एयरबीएनबी से बुक किया है। बड़ा सा फ्रिज है, माइक्रोवेव, ओवन, गैस, यहाँ पे सिंक, बर्तन वर्तन भी होंगे सारे शायद से, तो होने चाहिए। कुछ कुछ तो है भाई, हालांकि हम कुकिंग तो 2 दिन क्या ही करेंगे यहाँ। और इस तरह का है लिविंग एरिया, टीवी लगा हुआ है यहाँ पे, सोफ़ा वगैरह है, टेबल है, इधर बालकनी अच्छी खासी, कुछ इधर भी जगह है, देखो टेबल, वर्क स्टेशन वगैरह, फुल साइज़ मिरर दे रखा है। बाकी ये बेडरूम है भाई, इधर वार्डरोब है शायद से सारी, जिसका हमारा कोई यूज़ आने नहीं वाला, वैसे तो प्रेस वैस ये सब कुछ दे रखी है, लॉकर दे रखा है। एक ये बेडरूम है, मतलब डबल बेड लगा हुआ है, एसी नहीं है, हाँ एसी है, वो वाला है सेंट्रलाइज शायद से, रिमोट वगैरह देखना पड़ेगा इसका कहाँ पे है भाई। अच्छा एसी की ज़रूरत लगी तो नहीं रही मुझे, और व्यू तगड़ा है भाई, कुछ भी कहूँ यहाँ से, ये देखो सुबह दिखाऊंगा अच्छे से वैसे तो, और भाई क्या मस्त है एकदम, बिल्कुल गोल्ड कोस्ट के सिटी सेंटर के पास ही है, देख रहे हो कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। बाकी जी ये वॉशरूम है, सिंक वॉश बेसिन लगी हुई है, शीशा है, टॉयलेट सीट जो जापान में भाई जेट्स पर थे वो अब गायब हो चुके हैं, यहाँ पे सब लोग टिश्यू यूज़ करते हैं। और ये शावर एरिया हो गया, अच्छा खासा बड़ा है, बट भाई मैं तो अपना पोर्टेबल जेट लेकर चलता हूँ, क्योंकि अपने इंडियंस को तो भाई नहीं हो पाता टिश्यू से। ये देखो भाई बालकनी से क्या नज़ारा आ रहा है भाई साहब, लाइट ही लाइट है एकदम बिल्डिंग में। सुबह और दिखाऊंगा भाई, काफ़ी क्रेजी सीन हो जाएगा। ये मेन रोड है यहाँ की, ये देखो अच्छा है यार, गोल्ड कोस्ट काफ़ी डेवलप्ड है, मुझे लगा था इतना डेवलप नहीं होगा, स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी वगैरह होगी, और पूरा प्रॉपरली डेवलप्ड है भाई। उधर एक वाटर बॉडी है, देखो पानी है, ओ अच्छा बालकनी कनेक्टेड है अपने बेडरूम से भी भाई, क्रेजी यार। बाकी प्राइस की बात करें तो थोड़ा सा महंगा है भाई, 2 रातों के लिए हमने बुक किया, आज की रात और कल की रात, परसों हम दिन में चेकआउट करके जो मेरी बहन है उसके घर ही चले जाएंगे, क्योंकि रात की फ़्लाइट है ना, तो दिन भर वहीं पे टाइम पास कर लेंगे या थोड़ा बहुत घूम लेंगे आसपास। और ये पड़ा है अपने को भाई 2 रातों के लिए 18,500 रुपीज़, यानी कि भाई मोटा मोटा 9,200 रुपये पर नाइट। बट वैसे तो देखो 9,200 रुपये पर नाइट काफ़ी महंगा है, बट ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के लिए इतना महंगा नहीं है। ऊपर से अगर आप जापान से कंपेयर करोगे भाई, जापान में 6-6 हज़ार रुपये के अपार्टमेंट थे, और कितने लिटरली जितना इसका बेडरूम है ना वो उतना पूरा अपार्टमेंट ही था, मतलब किचन बाथरूम समझ लो इसी के अंदर। और ये भाई देखो लिटरली कितना बड़ा है, इतना बड़ा लिविंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, किचन अलग है, सब कुछ। तो वैसे देखा जाए साइज टू प्राइस रेशियो वो काफ़ी बेटर है यहाँ का एज़ कम्पेयर टू जापान।